नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों के उस उद्गार को साझा करना चाहेगा कि हमारे इस भारत भूमि के कुछ क्षेत्रों से भारतीय भाई बहनों का इस तरह से प्रतिक्रिया आई हुई है और ख़ास करके जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे हैं उनकी ओर से प्रतिक्रिया आई है कि हमने क्या सोच करके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था कि वह मुझे और इस देश को कांग्रेस या जिसको सच्चे रूप में GNPC गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी से निजात दिलाएगी और ये भारतीय जनता पार्टी सार्वजनिक रूप से कहती हुई रही कि कांग्रेस मुक्त भारत, ये कहते हुए भी सिर्फ कुछ केंद्र की सत्ता से और राज्य सरकारों की सत्ता से बेदखल करके और उसको विपक्ष में भेज करके उस कांग्रेस को या उस GNPC को विपक्ष में भेज करके उसकी हर तरह से रक्षा करेंगी। तो उन भारतीय भाई बहनों का ये कहना था कि सारांश में मतलब कि जिस कांग्रेस से जो कि विशेष करके जो उसका 2004 से लेकर 2014 तक उसका वो कालखंड रहा है कि जिसमें महंगाई, भ्रष्टाचार और घोटाला, तो उससे निजात दिलाने के लिए और इसकी जो है वो देश के खिलाफ गतिविधियों से भी हमारा देश और हमारे भारतीय भाई बहन उब चुके थे। तो उसी कांग्रेस या उसी GNPC से मुक्ति या निजात दिलाने के लिए वो भारतीय भाई बहन जो कि इस तरह का उनका उद्गार था, तो निजात दिलाने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और उसको सत्ता में लाया।
लेकिन उनका ये कहना था कि यह देखकर उनको बहुत दुख होता है कि इससे निजात दिलाने के बजाय, इसका विनाश करने के बजाय ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस जैसी देश विरोधी ताकतों को पाल रही है, रक्षा कर रही है और उसके देश विरोधी गतिविधियों और जो उसकी देश को लूटने के भी जो उसके करतूत हैं, पाप हैं, उसको भी ढक रही है। वो भारतीय भाई बहनों का कहना यह था कि सिर्फ थोड़े बहुत ये कार्रवाई, थोड़ा सा ईडी के नोटिस भेज दिया, सीबीआई भेज दिया, और जैसे कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विषय में है, ये देश भी जानता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी विशेष करके इनके नाम आज की तारीख में विदेशी बैंकों में जो काला धन जमा है लूट करके, वह लगभग 180 से लेकर 200 लाख करोड़ है। अब इस पर भारतीय जनता पार्टी और श्री मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, इस पर बिल्कुल अपनी घिघी बंद करते हुए, पूरी चुप्पी साधते हुए देश को गुमराह करने के लिए या हमारे भारतीय भाई बहनों का ध्यान उधर से भटकाने के लिए महज नेशनल हेराल्ड की महज 2000 करोड़ की हेरा फेरी मैनिपुलेशन में के संबंध में वो ईडी वगैरह का हुआ खड़ा करके, और पूरे देश में इस मीडिया के द्वारा सिर्फ नेशनल हेराल्ड का ही प्रकरण और उसी के संबंध में ईडी का नोटिस, ईडी के द्वारा पूछताछ के माहौल में उलझा करके हमारे भारतीय भाई बहनों, हमारे देशवासियों का ध्यान जो है उधर से हटाने की ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है। जो ये तथ्य है कि सोनिया और राहुल के नाम जो है 180 से लेकर 200 लाख करोड़ की लूट का काला धन विदेशी बैंकों में है, और अपने देश में भी उसका दुगना काला धन जो है इसमें अपने देश में संचरित हो रहा होगा, सर्कुलेट हो रहा होगा। तो इस प्रकार जो है बड़े और खतरनाक करतूतों और चेहरों को छिपाने के लिए थोड़ा बहुत इधर उधर की बातों में उलझा करके इनको शुद्धतः जीएनपीसी और विशेष करके सोनिया गांधी, राहुल गांधी को और उनके लूट के माल को भी बचाने की जो ये करतूत है बीजेपी वालों की और श्री मोदी जी की, इसी के विषय में हमारे कई भारतीय भाई अपने भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ये अपना उद्गार, अपना दुख प्रकट कर रहे थे, और भारतीय अवाम ताकत दल उनके इस उद्गार से और उनके इस मानसिक कष्ट से बिल्कुल सहमत है, और इसीलिए तो अपने देशवासियों को, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बता रहा है कि एक प्रतीकात्मक
विरोध के साथ, एक दिखावे के विरोध के साथ ये भारतीय जनता पार्टी और ये श्री मोदी जी जो है, इस जीएनपीसी ही नहीं, देश की जो और भी जो देश विरोधी ताकतें हैं, जैसे ये वाम दल हैं और आपका ये ममता बनर्जी की जो है, जो टीएमसी है, आरजेडी है, समाजवादी पार्टी है और आम आदमी पार्टी है, इसको बचा रही है। भारतीय जनता के दल ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से और कई एपिसोडों के, कई कथानकों के माध्यम से ये बताया हुआ है कि ये ममता बनर्जी किस तरह से हमारे पश्चिम बंगाल में रहने वाले भारतीय भाई बहनों और विशेषकर भारतीय भाई बहनों और देश के लिए किस तरह से वो अभिशाप बनी हुई है, और उसके जो कारनामे हैं प्रदेश में जो है वो अपने कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, माफियागिरी के माध्यम से अपने जो भारतीय भाई बहन हैं पश्चिम बंगाल में, उनको आतंकित करना, उनको हिंसा का शिकार बनाना, उनको अमानुषिक अत्याचार का शिकार बनाना, और जो है घोर सांप्रदायिक तरीकों से और भेद विभेद की नीति से पूरे प्रदेश को, पूरे पश्चिम बंगाल प्रदेश को जो है संचालित करना और सांप्रदायिकता का जहर बोना, इस तरह से जो है ये ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लिए और इस पूरे देश के लिए इतनी खतरनाक अभिशाप बनी हुई है। उससे इस तरह की ममता बनर्जी से हमारे पश्चिम बंगाल में रहने वाले भारतीय भाई बहनों को निजात दिलाने के बजाय, खास करके संविधान की धारा 356 का प्रयोग करके उसको बर्खास्त करके हमारे पश्चिम बंगाल में रहने वाले भारतीय भाई बहनों को इससे निजात दिलाने के बजाय ये श्री मोदी जी बराबर इस अभिशाप ममता बनर्जी को बराबर बचाते रहे, रक्षा करते रहे और उसकी इस तरह की करतूतों पर पर्दा डालते रहे। आज तो ये देश को भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ये श्री मोदी जी को जो हमारे देश के लोगों ने, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों ने जो दो बार सत्ता में भेजा, दो बार लगातार प्रधानमंत्री इनको बनाया, कि ये श्री मोदी जी हमारे भारतीय भाई बहनों, खास करके विशेष करके हमारे सामान्य और आम भारतीय भाई बहनों और गरीब भारतीय भाई बहनों की जो है यानी इन अभिशापों से रक्षा करेंगे, और ये अलबत्ता जो है इसको पाल रहे हैं। तो यह देश को और भारतीय भाई बहनों को काफ़ी दुख और आश्चर्य हो रहा था, लेकिन वो जो है आश्चर्य जो है अब ये लगने लगा है कि मैंने चूँकि इन सबों में श्री मोदी जी में, ममता बनर्जी में आंतरिक गठजोड़ जिसकी आशंका थी, अब वो सामने आने लगा है। अब ममता बनर्जी आरएसएस की तारीफ करते हुए, जबकि हर वक्त जो है बीजेपी को दिखावे के रूप में, सिर्फ दिखावे के रूप में बीजेपी को और आरएसएस को हमेशा अपशब्द या गालियां देने वाली ममता बनर्जी, अब उनका जो असली चेहरा है कि ये बीजेपी
और ममता बनर्जी के बीच में जो आंतरिक गठजोड़ है, उसकी वास्तविकता सामने आने लगी है कि अब वो जिस आरएसएस को हमेशा अपशब्द के साथ उसका विरोध करती थी, उसको अपमानित करती थी, आज उसकी तारीफ कर रही है। तो ये वास्तविकता सामने अब आ रही है। और यही वास्तविकता हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन इसी को गौर से देखें कि वो जो बीजेपी का, अच्छा बीजेपी में भी सिर्फ जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो मोदी जी हैं, सिर्फ मोदी जी जो हैं इस ममता बनर्जी से सिर्फ एक दिखावे की पोजिशनिंग करते हुए, एक प्रतीकात्मक विरोध की पोजिशन करते हुए वाकई में मैं इस ममता बनर्जी को बर्खास्त करने के बजाय धारा 356 लगाकर इसको बर्खास्त करने के बजाय इसको पाल रहे थे। और किस कीमत पर? बंगाल की जो भारतीय जनता पार्टी की जो इकाई के इच्छाओं के विरुद्ध वहाँ मतलब कि वो पश्चिम बंगाल की जो भारतीय जनता पार्टी की जो इकाई है वो ममता बनर्जी से बिल्कुल त्रस्त है। तो उसकी इच्छाओं के विरुद्ध जो है ये इसका भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और मोदी जी जो है इसी ममता बनर्जी का समर्थन ही नहीं कर रहे थे, बल्कि उसको हर तरह से उसकी रक्षा कर रहे थे। तो अब ये चीजें जो एक आशंका के रूप में थी, अब हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के समक्ष अब वो वास्तविकता के रूप में आ गई हैं कि अब ये ममता बनर्जी अब उसी आरएसएस की जो है तारीफ करने लग गई है। अब ये तो रहा वास्तविकता। वास्तविकता क्या है कि पश्चिम बंगाल के भारतीय भाई बहनों ने इस ममता बनर्जी से निजात दिलाने के लिए लोकसभा में कम से कम 19 सांसद भेजा और विधानसभा में कम से कम 70, 72 या 75 के आसपास वो विधायक भेजा। इस ममता बनर्जी के विरोध में और भारतीय जनता, अब विशेष करके उनकी इकाई भी जो कि इसके यानी माफियागिरी, दादागिरी और आतंकी हरकतों से परेशान होकर बहुत त्रस्त थी। तो उसकी ये उम्मीद थी कि ये मोदी जी इस ममता बनर्जी से निजात दिलाएंगे, लेकिन वास्तविकता ये थी कि ये मोदी जी उसी को पाल रहे हैं और जनता की तकलीफों और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों की तकलीफों की कीमत पर। तो ये वास्तविकता है। अब उनके जो सिपह सालार हैं, किनके? मोदी जी के और बीजेपी वालों के। कौन सिपह सालार? जो यूट्यूबर हैं। यूट्यूबर कौन? उसमें एक प्रदीप सिंह है। प्रदीप सिंह किस ढंग से कह रहा है? प्रदीप सिंह पर, ये प्रदीप सिंह जैसे तमाम पत्रकार होंगे और हर एक पत्रकार पर टिप्पणी करना भारतीय अवाम ताकत दल बिल्कुल आवश्यक नहीं मानता है, लेकिन उनके किस तरह से वो किस तरह की गतिविधियों में वो लिप्त रहते हैं, उससे उनकी मानसिकता और जिनके लिए ये इस तरह से माहौल बनाते हैं प्रदीप सिंह जैसे लोग, उनकी भी मानसिकता को जानना आवश्यक है। तो जो प्रदीप सिंह उसको इस तरह से पेश कर रहे थे कि ममता बनर्जी को हिंदू वोटों की जरूरत है। हिंदू वोटों की जरूरत है। ममता बनर्जी मतलब उनके प्रदीप सिंह के अनुसार कि ममता बनर्जी को पता चल गया है कि
जो शायद 30% के आसपास हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं पश्चिम बंगाल में, तो उतने से ही काम नहीं चलेगा। उनको, ममता बनर्जी को हिंदू वोटों की जरूरत है। अब देखिए प्रदीप सिंह जैसे लोग, प्रदीप जैसे लोग या पत्रकार के रूप में भी कितने भैया हैं, उनको इतना भी नहीं मालूम है कि ये यानी जिस माध्यम का वो प्रयोग करते हैं, मान लीजिए यूट्यूब है कि कोई भी हो या संचार की हो, ये हमारे संविधान की धारा 19(1)(a) जो कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मौलिक अधिकार है, इसी के तहत जो है यूट्यूब है या मैं कह रहा हूँ या जो मीडिया है, प्रेस है, उसके ये धंधे वो चलते हैं। तो वही संविधान कहता है कि हमारे देश के लोग जो है न तो हिंदू हैं, न तो मुस्लिम हैं, न तो ईसाई हैं, न तो वो सिख हैं या बौद्ध, जैन या पारसी हैं। वो सिर्फ भारत के लोग भारतीय हैं। एक तो ये संविधान का आदेश हुआ कि जितने लोग हैं सब लोग भारतीय हैं, लेकिन ये प्रदीप सिंह जैसे लोग पत्रकारों के वेश में किस तरह का जहर बोते हैं, अभी भी कह रहे हैं हिंदू वोट, मुस्लिम वोट, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। तो एक तो भारत के संविधान का अनादर भी, और फिर जो ये विखंडनकारी जो ताकतें हैं, इसी के आधार पर इस क्षेत्र में वो हिंदू हैं, इस क्षेत्र में मुस्लिम हैं, इस क्षेत्र में ठाकुर हैं, तो इस क्षेत्र में ब्राह्मण हैं। यही विखंडनकारी, और ये विखंडनकारी प्रवृत्ति जो है वो राजनीतिक दलों की हैं, जितनी भी हैं, उन्हीं के पैरोकार हैं। ये यानी देश में विखंडनकारी ताकतों के ये पैरोकार हैं प्रदीप सिंह जैसे तत्व पत्रकारों के वेश में, जो कि अपनी इस देश विरोधी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं कि बराबर कि इनको हिंदू वोट चाहिए तो इनको मुस्लिम वोट चाहिए। तो ऐसे तत्वों को भारतीय अवाम ताकत दल ये बताना चाहता है, ठीक है, श्री मोदी जी जैसे नकली राष्ट्रवादी जो कि राष्ट्रवादी नहीं हैं, सिर्फ मुखौटा पहने हैं, बल्कि उनकी गतिविधियां राष्ट्र विरोधी हैं। और राष्ट्र विरोधी इसलिए है कि जिन देश विरोधी और देश की गद्दार और देश के दुश्मन ताकतों का विनाश करना चाहिए, विनाश करके अपने देश को सुरक्षित करना चाहिए, और सुरक्षित करने के लिए ही हमारी आवाम ने श्री मोदी जी को दो बार लगातार प्रधानमंत्री बनाया, दो बार लगातार प्रधानमंत्री बनाया। वही श्री मोदी जी इन देश विरोधी ताकतों, जो देश विरोधी और समाज में विखंडनकारी ताकतें, जो कि जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, या जिसको कि हमारे भारतीय भाई बहन गलती से या भूल से या भ्रम से कांग्रेस कहते चले आ रहे हैं, और इसने भारत निर्वाचन आयोग से भी इस तरह की मान्यता ले रखी है। तो जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस या कांग्रेस, और ये वाम दल, वामपंथी कम्युनिस्ट और टीएमसी, ममता बनर्जी, आरजेडी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, और ये आम आदमी पार्टी और उसका केजरीवाल, इन देश विरोधी
जो जो शक्तियां हैं, ताकतें हैं, और विभिन्न राजनीतिक दलों के वेश में इनका विनाश करने की बजाय जो इनके रक्षा कर रहे हैं, तो रक्षा करते हुए ये मोदी जी की देश विरोधी हरकत है। तो ऐसे मैंने वो राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए और इस तरह की देश विरोधी हरकत करने वाले मोदी जी के पक्ष में जो प्रदीप सिंह जैसे लोग जो माहौल बनाते हैं, और माहौल भी कैसे बनाते हैं, हमारे भारत के संविधान का अनादर करते हैं। हमारा भारत का संविधान कहता है कि हम सभी लोग भारत के लोग हैं, हम लोग भारतीय हैं। इसके ठीक विपरीत उसका अनादर करते हुए प्रदीप सिंह जैसे लोग पत्रकारों के वेश में सरासर संविधान का उल्लंघन, उसका अनादर भी करते हैं, और समाज में उसी तरह का नफरत और भेद पैदा करने वाला कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये वो। और वास्तव में जो लोग भी इस समाज में ये इस तरह से मैंने वो गतिविधि चलाते हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है, ये ठाकुर है, ब्राह्मण है, सच्चे अर्थों में भारतीय अवाम ताकत दल ये कहता है, ऐसे लोग किसी भी रूप में हो, पत्रकार के भी वेश में क्यों न हो, वह इस देश के खतरनाक शत्रु है। तो हमारे देश के इतने खतरनाक शत्रु जो है वो विभिन्न रूपों में हैं। इसीलिए तो भारतीय जनता दल बराबर कहता है कि हमारा देश अंदर से बहुत ही असुरक्षित है। तो प्रदीप सिंह अकेले नहीं है, तमाम ऐसे देखिए तमाम ऐसे जो प्रदीप सिंह की जो मंडली है, उनके साथ जो है वो हर्षवर्धन त्रिपाठी है, डी.के. दुबे है, मनीष ठाकुर है, मनीष कुमार है, मनीष शुक्ला हैं, हरीशचंद्र बर्णवाल हैं, कई हैं जो कि इसी तरह का हिंदू मुस्लिम करके नफरत भी फैलाना और हमारे भारतीय संविधान का अनादर। और जो दूसरी ओर जो मंडली है पत्रकारों की, वो तो इनसे भी ज्यादा माने घटिया और भारत विरोधी गतिविधियों में वो लिप्त है। खास करके ये जो मंडली है, अभिषेक शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार और एनडीटीवी के जितने भी और भी हैं, संकेत उपाध्याय, अखिलेश शर्मा, निधि राजदान, निधि कुलपति, श्रीनिवासन जैन और आशुतोष, अजित अंजुम, अमरीश कुमार, मुकेश कुमार, अशोक वानखेड़े, आलोक जोशी, शरद प्रधान, राजेश बादल, राहुल कंवल, आरफा खानम, राणा अयूब, शेखर गुप्त, संदीप चौधरी, मानक गुप्त, इस तरह का जो ये कुनबा है, जिसको कि मोदी जी और बीजेपी के कुछ लोग उसको लुटियन गैंग कहते हैं या लुटियन मीडिया कहते हैं, और कहते हैं ये हमेशा जो जीएनपीसी या और कम्युनिस्ट इस देश के लिए इतने खतरनाक तंजीमें हैं और देश की खतरनाक ताकतें हैं, देश की इतनी खतरनाक ताकतें हैं जो कि जीएनपीसी और वाम दलों के वेश में हैं। इन्हीं को, और खास करके जीएनपीसी, और जीएनपीसी में कौन, वो राहुल
राहुल कैसे सत्ता में वापस आए, इनकी जितनी भी चर्चाएं होती हैं, जो मैंने इनका नाम बताया है, उनके चर्चा का जो मुख्य जो केंद्र बिंदु होता है, तो इनकी चर्चाओं का जो मुख्य केंद्र बिंदु होता है कि यह देश का गद्दार राहुल गांधी और देश का सबसे बड़ा अभिशाप इस समय वो राहुल गांधी, देश का लुटेरा राहुल गांधी, देश का दुश्मन राहुल गांधी, और भी इस तरह से जो है मैंने समाज विरोधी अवगुणों से युक्त, जैसा कि मैंने बताया है कि, और मैंने कई बार इस बात का इशारा किया है कि वह जो है जब वाजपेयी महोदय देश के प्रधानमंत्री थे तो उस दौरान यह ड्रग स्मगलिंग करते हुए बोस्टन शहर अमेरिका में पकड़ा गया था, और वाजपेयी महोदय ने प्रधानमंत्री की क्षमता में या प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए इस देश विरोधी और देश के गद्दार और वो भी ड्रग स्मगलर राहुल गांधी को बचाया था या छुड़वाया था। तो और भी समाज विरोधी यानी प्रवृत्तियों वाला ये राहुल गांधी के पक्ष में, और राहुल गांधी कैसे वापस सत्ता में आए, प्रधानमंत्री बने, इसी की साजिश जो है इनकी सारी चर्चाओं का केंद्र बिंदु होता है। बताइए, ये पत्रकार के वेश में इतने खतरनाक दुश्मन है देश के कि जो देश के खिलाफ इतनी खतरनाक ताकत है जो राहुल गांधी जो है, उसको सत्ता में आने के लिए, उसको प्रधानमंत्री पद पर बिठाने के लिए ये हर वक्त जो है वो साजिश करते रहते हैं। और तो और ये रवीश कुमार महोदय कहते हैं कि ये मीडिया गोदी मीडिया है, वो मोदी जी के गोद में बैठ करके या अपनी वो पत्रकारिता करती है या अपना मीडिया का बिजनेस चलाती है, मोदी के पक्ष में तमाम माहौल बनाती है। ये रवीश कुमार जैसे लोग अपनी करतूतों को ढकने के लिए पहले से ही, अक्सर आपने देखा होगा कि जब जो खुद ऐसी करतूतों में लिप्त होता है तो अपने ओर से ध्यान हटाने के लिए वही आरोप जो है दूसरों पर वो लगाता फिरता है। ऐसे शातिर किस्म के लोगों का जो है इस तरह से वो चरित्र होता है। तो ये रवीश कुमार अकेले नहीं हैं, ये तमाम जो मंडली अभी मैंने बताया है कि जिसको कि मोदी महोदय या बीजेपी के कुछ लोग इसको जो है वो लुटियन गैंग कहते हैं या लुटियन मीडिया कहते हैं या खान मार्केट गैंग कहते हैं या खान मार्केट मीडिया कहते हैं। तो ये जो है हमेशा इस जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी की गोंद में बैठ करके 60-70 सालों से इस जीएनपीसी के सारे देश विरोधी पापों को ढकना और उसकी एक झूठी महिमा मंडन का एक वातावरण या एक अलग वो इकोसिस्टम विथ करस्पॉन्डिंग नैरेटिव्स, यानी इस तरह की तमाम जुमलेबाजी के साथ उसको इस तरह की हरकत करना, तो ये असल में गोदी मीडिया ये जो है यही लोग हैं। लेकिन देश इनको गोदी मीडिया के रूप में न समझे, ये पहले से दूसरों को ये बोलने का पूरा ये अभियान चलाते हैं कि गोदी मीडिया। तो वैसे जैसा कि हमने बताया कि प्रदीप सिंह जैसे पत्रकारों पर टिप्पणी करना भारतीय अवाम ताकत दल आवश्यक नहीं मानता है। उसी प्रकार रवीश कुमार जैसे पत्रकारों पर भी कुछ उनकी बातें आती हैं, उन पर टिप्पणी करना आवश्यक नहीं मानता है। लेकिन ऐसे लोगों की मानसिकता को
जानना जो है हमारे हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को आवश्यक होता है। तो जब उनके चरित्र के विषय में, और खास करके मीडिया जो कहते हैं हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, तो रवीश कुमार के विषय में जब भारतीय अवाम ताकत दल ने इस यूट्यूब के पैगाम के माध्यम से यह अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के समक्ष यह तथ्य रखा कि ये रवीश कुमार महोदय भारत विरोधी हरकतें, मतलब कि जो हमारा दुश्मन चीन है उसके पक्ष में माहौल बनाना, जो चीन का एजेंडा चलाने वाली जो ताकत है हमारे देश में, जो ये वाम दल या कम्युनिस्ट और ये जीएनपीसी, उसके पक्ष में माहौल बनाना, आतंकवादियों की तरफदारी करना, पाकिस्तान जो और पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन पाकिस्तान है उसके पक्ष में उसके पक्ष में माहौल बनाना, या उस जो दुश्मनी साधता है उसके भी पापों को ढकना, और हमारे देश में जो कट्टरवाद पैदा कर रहे हैं पीएफआई, सिमी, एसडीपीआई, उनके विपक्ष में माहौल बनाना, और जितनी भी और भी ताकतें हैं देश के अंदर जो कि भारत को नीचा दिखा सकती हैं, उनके पक्ष में माहौल बनाना, ये सबसे घिनौना भारत विरोधी एक कृत्य है। इसके विषय में भारतीय अवाम ताकत दल ने अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को इनकी इस तरह की गतिविधियों से परिचय करवाया या करवा रहा है। तो उसको ये हमारे श्री रवीश कुमार जी की एक प्रतिक्रिया सुनी गई है कि हम जो है इस तरह की हरकतों में नहीं हैं, और हम YouTube वाले सर का आदर करते हैं, और हम देश विरोधी नहीं हैं। देखिए रवीश कुमार जी, हम अपने देश में सभी भारतीय भाई बहनों को नमन करते हैं, उनका आदर करते हैं। आप भी हमारे ही भारतीय भाई बहन हैं। उस दृष्टिकोण से या उस हैसियत से हम भी आपको नमन करते हैं। प्रत्येक हमारे देश का प्रत्येक जो है भारतीय भाई बहन मेरे लिए बहुत ही प्रिय है और बहुत ही सम्माननीय है। तो उस दृष्टिकोण से आप भी मेरे लिए प्रिय हैं और सम्माननीय हैं। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, आप भी इतना तो ज्ञान रखते होंगे कि एक महान संत कवि हमारे थे, कवि थे गोस्वामी तुलसीदास जी, जो कि प्रभु राम जी के अनन्य भक्त थे। और वो संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जो प्रभु राम जी के अनन्य भक्त के अलावा वो समाज सुधारक भी थे। तो संत कवि गोस्वामी तुलसीदास की अपने प्रभु राम जी के प्रति भक्ति भक्ति अनन्य जो इस रूप में थी कि उनकी भक्ति में यह था कि यदि कोई भी व्यक्ति, यदि उनको पता लगा कि ये उसको प्रभु राम जी प्रिय नहीं हैं, उसके लिए वो सलाह भी देते हैं अपने अवाम को कि यदि वो आपसे प्रिय से प्रिय आपका मित्र हो, आपका रिश्तेदार हो, आपको प्रिय लगता हो, उसको तुरंत छोड़िए। तो ये सिर्फ जो है गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रभु राम जी के प्रति भक्ति का एक जीता जागता प्रमाण है। तो गोस्वामी इसी बात को संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने
एक दोहे के माध्यम से इसको व्यक्त किया है। जरा उसको सुनिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोट वैरिसम यद्यप परम स्नेही। फिर से मैं कह रहा हूं, वो कहते हैं कि जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोट वैरिसम यद्यप परम स्नेही। मतलब कि मान लीजिए आपका कोई यार हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, जो कि जिसके साथ आपकी काफ़ी घनिष्ठता हो, लेकिन यदि आपको पता लग गया कि ये अमुक व्यक्ति को प्रभु श्री राम जी प्रिय नहीं हैं, तो उस व्यक्ति से जिसे आपकी यारी है, दोस्ती है, मित्रता है, रिश्तेदार है, घनिष्ठता है, और पता लग गया कि इसको प्रभु राम जी प्रिय नहीं है, उसको करोड़ों दुश्मन के समान मानते हुए तुरंत उसको त्याग दीजिए। ये होता है भक्ति का तकाजा। हम दावा नहीं करते हैं, जो कुछ भी हमारा जीवन है, मैं नौकरी भी करता रहा, सब इस देश के प्रति अभिमान रजमात्र भी हमको बर्दाश्त नहीं होता है। और उसके आप लोग बराबर देखते होंगे, मैं सारे तत्वों को मैं देश का गद्दारी कहता हूं, जो हमारे इस प्रिय मुल्क भारत के खिलाफ किसी न किसी वो प्रकार से उसके खिलाफ वो गतिविधि चलाते हैं या उसकी प्रवृत्ति रखते हैं। तो बराबर मैं गद्दारी कहता हूं। और श्री रविश कुमार जी भी जानते होंगे। इसीलिए मैं जो ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू को भी और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को भी बेनकाब करना अपना फर्ज मैं मानता हूँ। और बेनकाब करना नहीं, बल्कि अपनी आवाम को बताना, तो वही बात है। तो मैं दावा नहीं करता, लेकिन मेरा प्रयास है कि जिस तरह की और मैं और हमारे प्रभु श्री राम जी, और श्री राम जी नहीं बल्कि जितने भी वो हमारी जो ईश्वरीय शक्तियां हैं किसी भी रूप में, अल्लाह हैं, खुदा हैं, गॉड हैं, वाहिगुरु हैं, सभी जो है मेरे लिए बिल्कुल प्रिय नहीं बल्कि पूजनीय हैं। तो जिस प्रकार उनका अपमान जो है असह्य होता है, और उन्होंने ही हमारे देशों को आदेश दिया है कि मुल्क जो जिस देश में आप रहते हैं, भारतवर्ष, इसकी हिफाजत की सोचिए और इसके प्रति भक्ति निभाइए। तो इसके प्रति आप भक्ति निभाएंगे तो इनके प्रति भक्ति अपने आप जो है वो उसका फर्ज हो जाएगा। ये आदेश जो है हमारे प्रभु श्री राम जी हों, चाहे अल्लाह हो, चाहे खुदा हो, चाहे गॉड हो, चाहे वाहिगुरु ने यही आदेश दिया हुआ है। तो इस मुल्क के प्रति ये अनन्य भक्ति का तकाजा है कि श्री रविश कुमार जी, आप जान लीजिए, आप हमारे प्रिय हो सकते हैं और प्रिय हैं भी, क्योंकि आप इस देश के भारतीय नागरिक हैं और सम्माननीय भी हैं। लेकिन आपकी ये गतिविधि देश के खिलाफ, जो कि स्पष्ट रूप से है, चीन के पक्ष में जो माहौल बनाते हैं, यानी दुश्मन चीन के पक्ष में जो माहौल बनाते हैं, और चीन की जो एजेंसी जो खोले हुए हैं, ये वामपंथी और ये जेएनपीसी कांग्रेस, दुश्मन पाकिस्तान के पक्ष में जो माहौल बनाते हैं, आतंकवादियों की तरफदारी करते हैं, और जो अब इस देश में जो कट्टरवाद, जो पीएफआई, सिमी, एसडीपीआई और जो ताकतें, जो तत्व भारत को नीचा दिखाते हैं, उन सबके पक्ष में जो माहौल बनाते हैं, यह हर तरह से हमारे जैसे लोगों के लिए असहनीय है।
इनटॉलरेबल, नाकाबिले बर्दाश्त है। तो हमारी मनोदशा को, मनोभाव को समझने की कोशिश करिए। आप जैसे लोग मेरे लिए प्रिय भी हैं, आदरणीय भी, सम्माननीय है, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं। लेकिन आप जैसों की करतूत के चलते जो है उतने ही घृणित हैं जो कि देश विरोधी। अब किस कंपल्सन में आप ऐसा करते हैं, ये तो बेहतर आप जैसे लोग ही जानते हैं। और खास करके ये और वो जो है जीएनपीसी जो कितना अभिशाप है, शायद आपको पता नहीं है। और आपसे ये सारी बातें यूट्यूब के माध्यम से वो संभव ही नहीं है। आपको इच्छा हो तो एक बार जो है आमने सामने जो है वो आमने सामने विचार विमर्श हो जाए, हमारा देश भी जान जाए कि जो मैं सोचता हूँ वो सही है या गलत है, और आप जो सोचते हैं वो सही या गलत है। देश को जानने का अधिकार है। तो एक ऐसी व्यवस्था आप करिए, देश जान जाएगा कि जो मैं कह रहा हूँ कि वो सही है या गलत है, और आपके विषय में ये हमारा देश जान जाएगा। व्यवस्था आप करिए, मैं बराबर वो तैयार हूँ। और एक बात और, इन्हीं भारत विरोधी गतिविधियों को ढकने के लिए ये गरीबी जो बेचते रहते हैं और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति एक दिखावटी हमदर्दी दिखाते रहते हैं, ऐसी भी हरकत मत करिए। आपको यदि हमदर्दी दिखानी है तो हमारे जितने भी भारतीय भाई बहन हैं जो भी पीड़ित हैं उनको बताइए। ये अक्सर देखा गया है कि सिर्फ एक दिखावटी कोई इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों की बात है तब तो आप बहुत दिखाएंगे, वही दूसरे आस्था का है तो आप जो है चुप, बिल्कुल ये दिखाई पड़ता है कि आप जो है चुप हो जाते हैं। मान लीजिए, और दूसरी चीज़ है ये दलित कहना, मुसलमान कहना, हिंदू कहना, मुसलमान कहना। रवीश कुमार जी जैसे लोगों को भारतीय जनता दल ये कहता है। और अभी जो बताया गया है वो प्रदीप सिंह के विषय में, ये संविधान विरोधी हरकत बंद करिए। देश को एकता चाहिए, और जो है संविधान भी बराबर ये आदेश दिया हुआ है कि हम सभी लोग भारतीय हैं, भारत के लोग हैं। तब भी हिंदू, मुस्लिम, दलित, ये विखंडनकारी सोच जो है और हमारे देश और समाज को बांटने वाली जो है, यह भी नाकाबिले बर्दाश्त है। और मैंने समझा कि आप अकेले हैं, पूरा एक गिरोह है। तो जो आपने व्यक्त किया कि भाई और हमको आदर देते हुए, तो मेरे मन में भी सभी जितने भी हमारे भारतीय नागरिक हैं, सबके प्रति आदर है, सबके प्रति सम्मान है, और वही इज्जत है भारतीय नागरिक के रूप में। लेकिन देश के खिलाफ हरकतों में आप लिप्त रहेंगे, और आपको बेनकाब नहीं किया जाएगा। और खास करके जो हमारे खास करके हमारे जैसे लोगों को जो नाकाबिले बर्दाश्त होता है, तो और ऊपर से उसको ढकने के लिए गरीबी को बेचना और एक दिखावटी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति वो जो है यानी हमदर्दी दिखाना, और फिर ये प्रयोग दलित, हिंदू, मुस्लिम, ये सारी चीज़ें जो है हमारे जैसे लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। रवीश कुमार जी जरा इसको समझिए। और यही नहीं, अब हम क्या कहें, आप दूसरों को बोलते हैं गोदी मीडिया का तो असली चरित्र तो आप ही का है। ये सारी चीज़ें किसी और से बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचिए। और यह है, अरे इस देश ने आपको बहुत कुछ दिया है, बहुत सम्मान दिया है। वो जो मैगसेसे आपको अवार्ड मिला है वो तो छोड़ जाइए। इस देश ने जो बहुत कुछ सम्मान दिया है, उस सम्मान का तकाजा यही है, देश की सोचिए। और देश के ही खिलाफ
बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त। और नाकाबिले बर्दाश्त यह भी होता है, देखिए आप अकेले नहीं हैं कि हमारे जो अमर शहीद और क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, इनके महत्व को दबा करके ये जो गद्दार है मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार नेहरू के को ही आगे करना किस देशभक्त को बर्दाश्त होगा, बताइए ना। और यही आप करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो रवीश कुमार जी, हमारे लिए प्रिय आप हो सकते हैं, लेकिन जिस वक्त ये दिखाई पड़ता है वो सारा कुछ खत्म, सबसे घृणित और नाकाबिले बर्दाश्त वाली भावना आती है। ऐसे लोग इसी देश में खाते हैं और गद्दारों को देश के गद्दारों को बचाने के लिए तो देखिए, हम कोई उपदेशक नहीं हैं, ना आप जैसे लोगों के लिए आप जैसे लोगों के लिए सुधारक हैं, लेकिन थोड़ा सा जरूर है और आईना दिखाने की भी मंशा नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप ये पोषण करते हैं, आपने हमको आदर दिया, ठीक है, लेकिन उससे अधिक जरूरी है इस देश का आदर करिए ना। देश हमारा कैसे और देश के हित में सोचिए, बहुत ठंडे दिमाग से। चीन के पक्ष में माहौल बनाना, ये बनाना क्या यह देश के खिलाफ गद्दारी नहीं है? और वास्तव में इस YouTube के माध्यम से सब कुछ वर्णन करना माने मुमकिन नहीं है। तो और भारतीय जनता दल तो इन देश विरोधी जो ताकतें हैं और राजनीतिक दलों के वेश में जो है, उसी से अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को निजात दिलाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहा है। दिन रात अपने भारतीय भाई बहनों को एकता का संदेश दे रहा है, भाईचारा का संदेश दे रहा है। एक होइए, ईवीएम मशीन पर जो इनसे ईवीएम मशीन पर जो है वो निश्चित होकर के इनसे निजात पाइए, यही कोशिश कर रहा बार बार। तो उसका मुख्य काम यही है। लेकिन उसमें आप जैसे लोग जो चले जाते हैं, जो इन्हीं देश विरोधी ताकतों के पक्ष में माहौल बनाते हैं। और जैसा कि अभी बताया गया है कि ये जो कुनबा है, जिसको कि मोदी महोदय या बीजेपी कहते हैं कि ये लुटियन गैंग है, लुटियन मीडिया है, खान मार्केट गैंग है, खान मार्केट मीडिया है, ये राहुल गांधी है। जरा बताइए, राहुल गांधी का कौन सा चरित्र है जो कि इस देश के लिए जो है उपयोगी है? क्या आपको पता नहीं है कि जेएनपीसी ने इतना लूटा है और देश को बताना जरूरी है। जितना अब तक यानी जितने लुटेरे आए हैं इस देश में, मान लीजिए कौन आया था, सबसे पहले आया था वो मोहम्मद बिन कासिम। अब मोटा मोटी हम नहीं कहते कि सबकी जानकारी हम ही को है, लेकिन मोटा मोटी लगभग बाई एंड लार्ज। तो 712 ईस्वी में कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम। फिर शायद और वो 900 के आसपास है, 900 कुछ है, उसमें आया था महमूद गजनी आया था। इसके बाद आया था मोहम्मद गोरी आया था, और इसके बाद शक भी आए, हूण भी आए, वो भी लूट कर भाग गए। इसके बाद आया था नादिर शाह ईरान वाला, जो कि लूट मचाया था दिल्ली में, और वही जो तख्ते ताऊस या मयूर सिंहासन या पिकाक थ्रोन ले गया यहाँ से। और अंग्रेज जो है $45 ट्रिलियन लूट करके ले गए। तो यही तो कहा जाता है कि यदि जेएनपीसी को भी 60 साल के अलावा यदि 200 साल मिलता है, जितना कि अंग्रेजों ने जितने समय तक अंग्रेजों ने देश को लूटा है,
यदि इसको वक्त मिलता है, इस जेएनपीसी को, तो अंग्रेजों से अधिक यानी 45 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक, लगभग 55 या 60 या मैंने 55 या 60 ट्रिलियन डॉलर की लूट मचाती है, इतनी बड़ी डकैत जेएनपीसी। और इसने ही देश को बांटा। ये सारी बात आपको पता है। इसी जेएनपीसी ने देश को बांटा और झूठ क्या फैलवाया कि धर्म के आधार पर ये देश बटा। तो रवीश कुमार जी जैसे लोगों को और भी जो माहौल बनाए हुए हैं, यह देश धर्म के आधार पर नहीं बटा है, नहीं बटा है। यह सत्ता की छीना झपटी का दुष्परिणाम है। और वो जो है देश का गद्दार जवाहरलाल नेहरू को सत्ता दिलाने की साजिश में यह देश बटा। और आप सभी लोग जान लीजिए कि जो है जो सत्ता की छीना झपटी, और वो भी सिर्फ जो गद्दार था जवाहरलाल नेहरू, उसको सत्ता दिलाने के लिए देश बांटा गया है। और रवीश कुमार जी जैसे आप लोग जान लीजिए कि कौन नेहरू, जिसके पक्ष में, जिसके समर्थन में एक भी कांग्रेसी नहीं था कि वो प्रधानमंत्री बने। उस समय की जनता, शायद आपको पता नहीं है और पता यह होगा भी, उसमें की अधिकांश जनता भी इस गद्दार नेहरू के पक्ष में नहीं थी कि ये देश का प्रधानमंत्री बने। उसको प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में सिर्फ दो ही थे। एक था गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, दूसरा था इस देश का दुश्मन वो अंग्रेज, जिसका प्रतिनिधि था माउंटबेटन। दो ही थे बस। तो उसी के द्वारा यानी सत्ता की छीना झपटी में ही जो इन सबों ने देश को बांटा। और क्या झूठ वो फैलवाया कि धर्म के आधार पर मुसलमानों ने वो पाकिस्तान मांगा। और ये भी जान लीजिए कि जिस आरएसएस की आप आलोचना करते हैं, वो आरएसएस हमेशा इस गद्दार नेहरू के साथ में है। और विभाजन की त्रासदी इतनी बड़ी है सिर्फ सत्ता के लिए, नेहरू को सत्ता के लिए, कि उसके लिए हमारे 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों की जान गई। विशेष करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की, और उसमें और जो है वो सिख आस्था वाले भारतीय और सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन भी थे। ये लोग जो है मैंने कुछ ही दिन पहले अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए कंधे से कंधा मिला करके आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। बताइए, जो अंग्रेजों के खिलाफ ये हमारे भारतीय भाई बहन आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, वही आपस में ही यानी कट मर करके इतने लोगों की जानें गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी कैसे आप जो है इतना और वो हमारे भारत को इतना बड़ा घाव, इतनी बड़ी चोट और इतनी बड़ी ट्रेजेडी दे गया ये गद्दार नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, उसके पक्ष में माहौल। और ये किस देशभक्त को बर्दाश्त होगा? रवीश कुमार जी जब कहते हैं कि यह देश गांधी का है, शर्म नहीं आती है? यह देश हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। यह देश हमारा शहीद आजम भगत सिंह का है, जिन्होंने हंसते हंसते इस देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे को चूमा। यह देश बाबा साहब अम्बेडकर का है,
यह देश अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का है, यह देश अमर शहीद अशफाकुल्लाह का है, यह देश अमर शहीद खुदीराम बोस इत्यादि अमर शहीदों का ये देश है। इन गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू का नहीं है। तो जब कोई कहता है कि यह देश गांधी का है, जिनको भी इस मुल्क से मोहब्बत है, उनके दिलों पर क्या गुजरती होगी, इसका अंदाजा है आपको। लेकिन भारतीय जनता दल वही आज जगा रहा है, और ममता बनर्जी जैसे लोगों को कह रहा है कि भाई कम से कम ये तो कहो कि यह देश हमारा सुभाष चंद्र बोस जी का है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का है, भगत सिंह का है, और उस माहौल को नष्ट करना है जो कि कहता है कि यह देश गांधी का है। तो कहने का मतलब यह है, बस एक थोड़ा सा नमूना के रूप में भारतीय जनता दल आपको बताना चाहता है। और आप लोग बहुत विद्वान हैं, बहुत वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप लोगों की ये जो है हरकत जो है देश विरोधी हरकत के कारण हुआ है। स्पॉइल्ड जीनियस, यानी जो प्रतिभा देश के काम में आ सकती थी, उसको आपने उस भारत के खिलाफ लगा रखी है, जो जिस देश में आप रहते ही नहीं, बल्कि उस भारत ने आपको काफी सम्मान दिया है, और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, उसका उपभोग करते हैं आप। तो इस देश ने आपको बहुत कुछ दिया है, और उस देश के खिलाफ गद्दारी किसको बर्दाश्त होगी, बताइए। तो इसलिए तो मैं कहता हूं कि इसका अवसर दीजिए। सामने मेरे पास पैसे वैसे नहीं हैं, आप और तमाम पैसे वाले होंगे, या आपके पास भी पैसा होगा, तो इसकी व्यवस्था करिए सामने, और देश की जनता को फैसला करने दीजिए कि मैं जो कह रहा हूँ यानी वो सत्य है या आपकी बात सत्य है। तो हम तो कहते हैं कि आप अकेले नहीं, जितने भी आपकी मंडली है एक साथ, और एक और मैं अकेला, कोई बात नहीं। आप हों, अभिषेक शर्मा हों, अखिलेश शर्मा हों, निधि राजदान, निधि कुलपति श्रीनिवासन जैन हों, संदीप चौधरी हों, मानव गुप्त हों, प्रसून वाजपेयी हों, और आरफा खानम हों, राणा अयूब हों, राहुल कंवल हों, और वो कौन जो है प्रभु चावला हो, अजीत अंजुम हो, उर्मिलेश हो, और इसके बाद जो है मुकेश कुमार, अमरीश कुमार, और अशोक वानखेड़े, शरद प्रधान, आलोक जोशी, सब हो एक साथ, और एक और मैं, काफी देश जान ले कम से कम कि मैं जो कह रहा हूं सच्चाई उसमें है, या जो माहौल बना रहे हैं देश के गद्दारों, देश के दुश्मनों के पक्ष में, राहुल के पक्ष में कि वो सत्ता में आए, वो सत्य। और ये इतना ही नहीं, अब YouTube वगैरह पे या सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि ये जो गैंग है, जो अभी मैंने बताया है, खास करके आशुतोष और अजीत अंजुम और मुकेश कुमार और अमरीश कुमार वाला, यही कि मोदी कैसे हटेंगे और राहुल कैसे आएंगे, इसी की चर्चा करता है। कभी भी वो देश विषय में कोई चर्चा नहीं करता। हमारी आवाम की क्या तकलीफ़ें हैं, हमारी आवाम को क्या चाहिए, और किन तकलीफ़ों से हमारे जो आम भारतीय भाई बहन, गरीब भारतीय भाई बहन गुजर रहे हैं, इसकी एक भी चर्चा सब नहीं करते हैं। ये गद्दार जो है पत्रकारों का गिरोह जो है, सिर्फ गद्दार और देश का सबसे बड़ा अभिशाप कैसे सत्ता में वापस आया और मोदी को हटाया जाए, इसी की ही चर्चा बड़ी बेहयाई से सब करते हैं।
तो कितने बड़े अभिशाप हैं इस मुल्क के लिए, ये चिंता का विषय। और ये इतने माने क्रूशल पोजीशन पर पत्रकार के वेश में हैं, तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को समझ जाना चाहिए कि हमारा ये मुल्क भारतवर्ष किस कदर और किस सीमा तक असुरक्षित है। और भारतीय वामता गद्दल जो मीडिया का जो हिस्सा है पत्रकारों के विषय में या देश विरोधी ताकतों के विषय में जो बेनकाब कर रहा है, उसकी असलियत अब अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के समक्ष वो रख रहा है। और विशेष करके देश के सबसे बड़े गद्दार ये मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू के विषय में रख रहा है। तो इन तथ्यों के जवाब में इस जो है मैंने भारत विरोधी पत्रकार मंडली में कोई अविशाल शर्मा है। अविशाल शर्मा जैसे लोग पत्रकारों के वेश में उनका कोई तार्किक कोई ढंग की या तार्किक या तथ्यात्मक कोई जवाब नहीं बनता है। एक दूसरा कि यदि नेहरू और गांधी को निकाल दिया जाए तो देश में क्या बचेगा, इतना ज़्यादा वो माने अपने माइंड को ऑक्युपाई किए हुए हैं, पूरा ग्रसे हुए हैं कि यदि नेहरू गांधी को निकाल दिया जाए। सवाल इस बात है कि इतने बड़े देश के दुश्मन, इतनी बड़ी जो है वो खतरनाक जो है गद्दार इस देश का, वो कहते हैं कि यदि इसको निकाल दिया जाए तो कुछ बचेगा ही नहीं। अविशाल शर्मा जैसे लोग पत्रकारों के बीच में, उनके नेतृत्व में हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का कोई महत्व नहीं है। अविशाल शर्मा जैसे तत्व, भारत विरोधी तत्वों के नेतृत्व में हमारे शहीद आजम भगत सिंह का कोई महत्व नहीं है। अविशाल शर्मा जैसे भारत विरोधी तत्व पत्रकारों के बेस में उनके लिए जो है ये अंबेडकर जी का कोई महत्व नहीं है, और हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का कोई महत्व नहीं है, हमारे अमर शहीद अशफाकुल्लाह का कोई महत्व नहीं है। ये इन गद्दारों मोहनदास करमचंद गांधी और जो है ये नेहरू को ही अपने दिमाग में ठूसे हुए हैं और जनता में ठूस रहे हैं। तो किस कदर ये सब खतरनाक है इस देश के लिए। भारतीय अवाम ताकत दल अविशाल शर्मा जैसे देश के गद्दारों को, देश विरोधी ताकतों को, पत्रकार हो या किसी वेश में, उनको बताना चाहता है कि यदि ये हटेंगे, ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू यदि ये सीन से हटेंगे, सिनेरियो से हटेंगे, तभी तो हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी जी सुभाष चंद्र बोस आएंगे और उनकी महानता से और उनके देशभक्ति के योगदान से और उनके इस जीवन परिचय से हमारा देश और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन परिचित हों। तभी जाकर के हमारे जो शहीद आजम भगत सिंह है, उनकी जो कुर्बानी और शहादत और उनकी जो महानता है, जो उनकी देशभक्ति है, उससे हमारा मुल्क जो है वो परिचित होगा। तभी जाकर के हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की जो महानता है और उन्होंने जो इस देश के लिए और खास करके हमारे जो सताए हुए जो भारतीय भाई बहन, जो हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहनों के लिए कितनी यातनाएं सही, कितना कष्ट सहा, कितना अपमान सहा, उससे भी हमारा मुल्क परिचित होगा। और इस प्रकार हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, हमारे अमर शहीद अशफाकुल्लाह की कुर्बानी, शहादत, देशभक्ति से हमारा देश परिचय होगा। ये लेकिन कब होगा? जब ये दोनों गद्दार, ये नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी इस सिनेरियो से हटेंगे, तो उसको जो है इस तरह से
देश के गद्दार पत्रकार अभिषेक शर्मा ये कहते हैं कि यदि इनको निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? देश बच जाएगा। बल्कि ये दोनों अभिषेक शर्मा महोदय कह रहे थे कि यदि शरीर से हाथ पांव निकाल दिया जाए तो ये हाथ पांव है। उनके अनुसार इनकी सोच को ज़्यादा देखिए कि वो हमारे भारत रूपी जो शरीर है उसके हाथ पांव है। ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार नेहरू। अभिषेक शर्मा महोदय ये हाथ पांव नहीं हैं, इस शरीर के कैंसर हैं, फोड़े हैं, जिसका मवाद जो है विभिन्न रूपों में निकल रहा है और इस देश को तंग कर रहा है। हमारे देश के लोग समझ रहे हैं इस बात को। हमारे देश के आप जैसे पत्रकारों को शर्म नहीं आती है, इतनी बेशर्म है ये जेएनपीसी कि हमारे सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु, माने उनकी मृत्यु कैसे हुई उसको भी इन जेएनपीसी वालों ने दबा के रखा है और उसमें बीजेपी भी शामिल है। आज तक देश जान ही नहीं पाया कि आखिर हमारे सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई कैसे। लेकिन उसको भी इसके विषय में भारतीय जनता दल ने जो सूत्रों से पता किया उसके विषय में भारतीय जनता दल ने इसी यूट्यूब के माध्यम से बताया हुआ है कि हमारे सुभाष चंद्र बोस, हमारे जो परम आदरणीय राष्ट्र महानायक और राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इसी गद्दार नेहरू ने रूसी शासकों से मिलकर के उनको पकड़वा करके रूस या साइबेरिया के घने जंगलों में किसी जो बने हुए जो किसी एक जेल में निर्मम यातनाओं के साथ हत्या करवाया है ये गद्दार नेहरू। और देश को जानना चाहिए और जो है अभिषेक शर्मा जैसे और रवीश कुमार जैसे लोगों को जानना चाहिए कि ये हत्या कराने की जो साजिश, इतनी बड़ी साजिश किया, उस साजिश को ढकने के लिए या उधर किसी का ध्यान न जाए इसके लिए इसने दूसरी साजिश किया, एक झूठी कहानी बनवाई कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु जो है विमान दुर्घटना में हुई ताइवान या फॉर्मोसा के पास। जो विमान टोक्यो या जापान से चला था सिंगापुर के लिए या रंगून के लिए, ये झूठी कहानी और साजिश। तो देखिए उस झूठी कहानी पर हमारा देश लोग यकीन करें। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा ये गद्दार नेहरू ने उस पर ठप्पा लगवाया कि ये कहानी सही है। और उसी से संतोष नहीं हुआ तो उसकी जो बेटी थी गद्दार इंदिरा गांधी, उसने भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट से फिर ठप्पा लगवाया। ये रवीश कुमार जैसे लोगों को जानना चाहिए कि जो तीसरा कमीशन बना था मुखर्जी कमीशन, उसने तो बिल्कुल साफ कर दिया कि ये जो कहानी है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हवाई जहाज दुर्घटना में हुई थी, ये कहानी सत्य नहीं, इतना उसने कह दिया। लेकिन उसको माने ये जांच करते करते उस मुखर्जी कमीशन को काफ़ी वक्त हो गया था। तब तक जो है इसे ये अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार जा चुकी थी और सोनिया मनमोहन की जो है या जेएनपीसी की सरकार आ चुकी थी। उसने मुखर्जी कमीशन के रिपोर्ट को भी, कौन रिपोर्ट, जो ये झूठी कहानी ये रचवाया था गद्दार जवाहरलाल नेहरू, उसी को बेनकाब किया कि ये कहानी सत्य नहीं है। उस रिपोर्ट को भी इस जेएनपीसी वालों ने, गद्दार जेएनपीसी वालों ने उस रिपोर्ट को भी वही दबा दिया। ये सारी बातें लोग जान रहे हैं और अभी भी इन गद्दारों पक्ष में जो आप सभी लोग जो माहौल बनाते हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मुल्क की सोचिए ना। लेकिन मेरे कहने से तो वो सोचेंगे नहीं। जिसके खून में, जिसकी आदत में इस गद्दार जेएनपीसी के
और गद्दा राहुल के पक्ष में माहौल बनाने का जिसकी आदत पड़ गई है, तो बस वो वही करता रहेगा और अपने इस करतूत को उचित ठहराने के लिए उलूल जुलूल कुतर भी वो साथ साथ वो गढ़ता रहेगा। तो रमेश कुमार हुआ, अभिषेक शर्मा हुआ, ये जो अपने को बौद्धिक वर्ग कहते होंगे, तो आप लोग जान लीजिए कि अभी जैसे लोगों के लिए हमारे स्वामी विवेकानंद ने आप जैसे लोगों की पहचान वो कर ली थी और देश को चेताया भी था। तो जरा सुन लीजिए कि हमारे स्वामी विवेकानंद ने आप जैसे लोगों के लिए क्या कहा था। उनका ये कहना था कि जब भी देश हित की कोई बात हो और आवाम की भलाई की बात हो, उन बातों पर ये बौद्धिक वर्ग या संभ्रांत वर्ग कभी भी आपका साथ नहीं देगा। ये चेतावनी हमारे जो है महान दार्शनिक और संत हमारे स्वामी विवेकानंद ने 1890 के दशक में दिया था। और उन्होंने क्या कहा था, जरा आप लोग सुनिए। The only hope is from the masses. The only hope is from the masses. The elite of this country is morally and physically dead. ये सब एलिट कहते हैं, लेकिन मैं उसको एलिट नहीं कहता हूँ, इलाइट। तो कहने का उनका आशय ये था कि जो कुछ भी उम्मीद है, ऐसे मैंने जो मार्मिक और देश हित के जो विषय हैं, मुद्दे हैं, उस पर समर्थन इस देश की गरीब जनता यानी गरीब भारतीय भाई बहन और आम भारतीय भाई बहन का आपको साथ मिलेगा, उनका समर्थन मिलेगा। अन्यथा इस देश का जो बौद्धिक वर्ग है, जो संभ्रांत वर्ग है, जो इलाइट है या जो सामुदायिक सोच का है, वो नैतिक रूप से या वैसे भी मर चुका है। ये चेतावनी थी हमारे स्वामी विवेकानंद की 1890 के दशक में ही। और इसी के साथ साथ हमारे जो है परम राष्ट्रभक्त और इतने बड़े विद्वान हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी का वो उन पर सब आरोप सब लगाते हैं ना। उनके विरोधी जो है इसी टाइप से वो भी झूठा आरोप लगाते हैं कि बाबा साहब जो है हमारे देश के जो महान हस्तियां हैं, विद्वान हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं। अरे बाबा साहब के विरोधी इस तरह से कहते हैं कि अरे अम्बेडकर, अरे इसी ने तो संविधान बना दिया और इसी ने उसी में आरक्षण डाल दिया। ये दोनों जैसा मैंने बताया कि इस देश में कई झूठ, तमाम झूठ वो तैर रहे हैं। तो उन्हीं झूठों में एक सबसे बड़ा झूठ बाबा साहब का भारत के संविधान बनाने में एक जो है वो अद्वितीय योगदान है। लेकिन बाबा साहब ने ही संविधान बनाया, ये उतना ही असत्य है। ये बात मैंने वो बाबा साहब के जितने भी समर्थक हैं जो है उन समर्थक समूहों में जाकर मैंने स्पष्ट किया और लोगों ने माना कि बाबा साहब का भारत के संविधान बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन बाबा साहब ने ही संविधान बनाया, ये उतना ही असत्य है। हमने ये भी कहा जो बाबा साहब के नाम पर जो समूह था, जो ग्रुप था, भाई असत्य को पीठ पर ढोने से क्या फायदा। तो चूंकि अभी जब भी प्रकरण आता है तो ये थोड़ा सा एपिसोड लंबा हो जाता है, तो उसके विरोधी कहते हैं कि यही इसी ने संविधान बना और इसी ने आरक्षण डाल दिया। आरक्षण बाबा साहब ने कभी नहीं कहा। तो अब बाबा साहब पर मैं समझता हूँ क्योंकि ये एपिसोड जो है वो लंबा न होने पाया। उन्होंने ये बौद्धिक जो वर्ग है, इसकी बौद्धिक बेईमानी पर जो है वो चिंता व्यक्त की है।
तो रवीश कुमार, अभिषेक शर्मा जैसे लोग विद्वान हो सकते हैं और बहुत और बुद्ध के धनी हो सकते हैं, लेकिन बौद्धिक बेईमानी के शिकार, जिसकी चेतावनी हमारे बाबा साहब ने दी है, अगले एपिसोड में इसको सविस्तार में बताऊंगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।